मैं हूं नितिन जुकीजा और आप देख रहे हैं हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका उस शो में जहां हम और आप जाते हैं हर बार नए शहर में किसी जगह पर और बिताते हैं एक दिन और कोशिश करते हैं जानने की क्या है वहां दर्शनीय, क्या है वहां भोज्य और क्या है वहां ज्ञान योग्य। इतनी हिंदी तो मैंने कभी नहीं बोली थी। सब कुछ हम करते हैं एक दिन में। तो आज किस शहर की बारी है? आज बारी है उस शहर की जिसके नाम पर एक मिठाई है, जिसके नाम पर एक तरह का डोसा है और जिसका नाम इन भाई साहब के नाम पर पड़ा है। इनका नाम है महिषासुर। दुनिया का अकेला शहर जो किसी असुर के नाम पर है। आज हम और आप बिताएंगे एक दिन मैसूरू में। सुबह के 8 बजे हम आ गए हैं चामुंडेश्वरी मंदिर पर, चामुंडी हिल्स पर। देवी के बारे में कहा जाता है कि महिषासुर मर्दिनी है और दुर्गा की शक्ति पीठों में से भी एक इसे माना जाता है। जब सती को लेकर शिव गए थे तो कहा जाता है कि देवी का बाल यहाँ पर गिरा था। तो हमने 100 रुपए का वीआईपी टिकट लिया, चामुंडेश्वरी देवी के फटाफट वाले वीआईपी दर्शन किए और 8:30 बजे हम आ गए हैं इस नंदी के पास। ये एक बहुत विशालकाय नंदी है और शायद अकेली जगह है। 300 साल पुराने इस नंदी की मूर्ति के दर्शन लोग शिव से ज्यादा करते हैं। मजे की बात यह है कि ये एक सिंगल रॉक से, एक चट्टान को काट के इस नंदी का निर्माण किया गया है। इसमें कार्विंग्स हैं, इसके गले में घंटियां बनी हुई हैं। ये अपनी पोजीशन में बैठा हुआ है। ये उस वक्त के आर्किटेक्चर के कह लीजिए या मूर्तिकला कह लीजिए कि अद्भुत मिसाल है। नंदी के दर्शन के बाद रास्ते में हमें नजर आया एक सैंड म्यूजियम जो कि स्कल्पचर एम.एन. गौरी का ब्रेन चाइल्ड है। यहाँ लगभग 150 सैंड स्कल्पचर्स हैं जिनको बनाने में करीब करीब 115 ट्रक सैंड लगी है। अपनी तरह के इस अनोखे म्यूजियम को देखते देखते पेट में चूहे कूदने लगे थे और वक्त हो रहा था नाश्ते का। सुबह के 9:30 बजे हैं और नाश्ते का टाइम हो रहा था। तो हमने लोगों से पूछा कि भाई मैसूर में लोग नाश्ता क्या करते हैं और कहाँ करते हैं। तो हमें बताया गया कि एक ही जगह है मैलारी नाम की। 1948 से ये यहाँ पे मैसूर के लोगों को और आने वाले लोगों को डोसा खिला रहे हैं। बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है। एक सादा डोसा है, एक मसाला डोसा है इनके पास। 40 रुपये मात्र में डोसा खिलाते हैं। छोटी सी जगह है लेकिन बहुत ही फेमस है और दूर दूर से जो भी यहाँ आता है वो नाश्ता करने मैलारी ज़रूर आता है। देखते हैं डोसे में क्या खास बात है। एक बाइट से ही पता लग गया कि 1948 से लोग मैसूर में डोसा खाने मैलारी क्यों आते हैं।
सुबह के 10:15 बजे हमने मैलारी में डोसे खाए और हम आ गए हैं मैसूर पैलेस। मैसूर इसी के लिए जाना जाता है, लोग यहाँ घूमने आते हैं। कहते हैं कि ताजमहल के बाद हिंदुस्तान में दूसरा सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मॉन्यूमेंट अगर कोई है तो वो मैसूर पैलेस है। बहुत पुराना नहीं है, पुराना पैलेस जल गया था, तो ये पैलेस कुछ 1912 में आसपास बन के तैयार हुआ है, लेकिन बहुत ही भव्य इमारत है, मैसूर की शान है। और इसके अंदर क्या है ये हम अंदर जाके देखेंगे। सोचिए, सिर्फ सोचिए कि आपका ड्राइंग रूम ऐसा हो। नहीं मतलब सोचने में क्या है, ड्राइंग रूम हो तो ऐसा हो, वरना फिर ना हो। पैलेस का हर कोना ये दिखाता है कि मैसूर घराने के राजा किस राजसी आन बान और शान से रहा करते थे। सोचिए वैसा ना हो तो कम से कम ऐसा ही ड्राइंग रूम हो, है छत पे टीक की कार्विंग्स हो, 2 सिल्वर की कुर्सियां हो, सिल्वर की ना हो तो ग्लास कट ग्लास की हो, कुछ तो हो। फिर से सोचिए अपनी कार की सीट के बारे में, अपने स्कूटर की सीट के बारे में। और ये देखिए, ये सोने की सीट है, राजा की सीट हुआ करती थी। हाथी का हौदा है, 750 किलो का गोल्डन हौदा है। महाराजा अपने हाथी पर इस पर रखकर, इस पर बैठकर दशहरे के प्रोसेशन में जाया करते थे। 1970 के बाद से इस पर देवी विराजमान होती हैं दशहरे के जुलूस में। पेंटिंग में सेंट फिलोमिना चर्च देखी तो हम सच में ही देखने पहुंच गए, और असल में ये इमारत पेंटिंग से भी सुंदर दिखाई दी। दोपहर का 1 बज रहा है और आखिर हमने ढूंढ ही निकाला अनिमा माधव भवन को। हमें बताया गया था कि भाई मैसूर आए हो और ऑथेंटिक खाना खाना है दोपहर में तो अनिमा माधव भवन चले जाना। छोटा सा रेस्टोरेंट है, घर से चलता है, और बताया गया कि घर जैसा ही फील है, ज़मीन पर बैठ के बढ़िया मैसूर का खाना हम खाएंगे। बहुत बड़े केले के पत्ते पे बहुत सारा खाना है, नमक है, चटनी है, भोंडा है, ये कोसाम्बरी है, मतलब एक तरह का सलाद है चने और मूली के साथ, अचार है, चटनी है, चित्रान्ना मतलब रंगीन भात है, और ये एक तरह की करी है जो रोटी के साथ खाने के लिए है। पायसा, केरल में पायसम बोलते हैं, यहाँ पायसा बोलते हैं। खीर है, सेवई है। ये होलिगे बोलते हैं, मीठी रोटी है, खाने के बाद खाएंगे। चावल है, रसम है, दही है, सांभर है और छाछ है। यहाँ पे ये लोग सात्विक खाना बनाते हैं, इसमें कोई भी सब ऑर्गेनिक फूड है, कुछ भी MSG वगैरह कुछ भी नहीं डाला जाता है। तो सादा जीवन, सादा खाना और उच्च विचार का ध्यान रखते हुए दक्षिण भारत में जहाँ हर 100 किलोमीटर पे खाने का तरीका बदल जाता है और वही रसम अलग तरीके से बनाई जाती है, वही सांभर अलग तरीके से बनाई जाती है, मैसूर का ऑथेंटिक खाना खाने के लिए हम यहाँ पे आ गए हैं और उसका स्वाद उठाने जा रहे हैं। इसका टेस्ट बाकी जगह के करी के टेस्ट से बहुत ही अलग है। मैसूर में जिसे होलिगे कहा जाता है,
उसे महाराष्ट्र में पूरन बोली कहा जाता है। गुड़ की बनी हुई रोटी है, इसमें देसी घी डाल के इसे खाया जाता है। एक ही देश है, अलग अलग जगह पे एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है और भाषा अलग हो सकती है, धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन खाना सबको जोड़ देता है। दोपहर के बाद हमारी गाड़ी चल पड़ी शहर से कुछ बाहर श्रीरंगपट्टनम की तरफ। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और हम आ गए हैं श्रीरंगपट्टनम, मैसूर से आधे घंटे की दूरी पर। याद है श्रीरंगपट्टनम, यहाँ पे टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी। ये जगह है दरिया दौलत बाग। इस तरफ दरिया है, इस तरफ बाग है, पीछे दौलत है। ये टीपू सुल्तान का समर पैलेस है। श्रीरंगपट्टनम में अपने आप में 3-4 चीज़ें हैं देखने के लिए। अगर आप मैसूर आते हैं और श्रीरंगपट्टनम नहीं आते हैं तो कुछ अधूरा सा रह जाता है। हमने शुरुआत की टीपू सुल्तान के समर पैलेस से। ये कर्नल बेली है। सेकेंड मैसूर वॉर में जब टीपू सुल्तान ने कर्नल बेली को, अंग्रेज़ों को, गोरों को हरा दिया था, तो उसका ये डिपिक्शन यहाँ पे आर्ट है कि कर्नल बेली हार गए हैं, घायल हैं और मुंह में ऐसे उंगली करके सरप्राइज्ड है और उनको ले जाया जा रहा है। टीपू सुल्तान ने उनको जेल में डाल दिया था। टीपू का ये महल गवाह है टीपू की बहादुरी का, अंग्रेज़ों से हुई लड़ाइयों का और टीपू सुल्तान के राजकाज के तरीकों का। खंडहर बता रहे हैं कि इमारत बुलंद थी। ये टीपू सुल्तान का लाल महल है। हम उनके समर पैलेस से निकल के उनके रियल पैलेस में आ गए थे जहाँ वो रहते थे। बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। कभी यहाँ की शोहरत होती थी, कभी यहाँ का नाम होता था। खैर, हम यहाँ से चल रहे हैं कर्नल बेलीज डंजन, यानी उस जेल में। कर्नल बेली वही जिनकी तस्वीर आपको दिखाई थी, जो नाथों में उंगली दबाए हुए थे जब उन्हें पकड़ा गया था, टीपू सुल्तान ने पकड़ा था। उनको एक जेल में डाला गया था। उस जेल का नाम उनके नाम पर पड़ गया क्योंकि उनकी मौत उसी जेल में हो गई थी। तो हम चल के देखते हैं वो कैसी जेल थी। कहा जाता है कि तहखाने जैसी इस जेल में पानी भर दिया जाता था और कैदियों को उसी पानी में कैदी बना के रखा जाता था। खैर, इस जेल से निकलकर हम आगे बढ़ चले पास ही में स्थित श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। शाम के 4:30 बजे और 4:30 बजे हम आ गए हैं श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल में। जो भी यहाँ आता है श्रीरंगपट्टनम में इस मंदिर में ज़रूर आता है। 9वीं शताब्दी का ये मंदिर है। बहुत सारे राजा आए, विजयनगर का राज रहा, होयसलाज रहे, उसके बाद वाडियार राजाओं का राज रहा, टीपू सुल्तान का राज रहा, अंग्रेज़ों का राज रहा, उसके बाद भारत स्वतंत्र हो गया। लेकिन 9वीं शताब्दी से ये मंदिर वैसा का वैसा ही है। सबके मन में इसके प्रति श्रद्धा रही, सब ने यहाँ पे आके दर्शन किए। विष्णु की लेटी हुई मूर्ति 2 ही जगह पे है विष्णु भगवान की, एक पद्मनाभ टेम्पल में केरला में और एक यहाँ पर। और भगवान के दर्शन के बाद हम चल पड़े मैसूर की दूसरी सबसे टूरिस्टी जगह की तरफ।
फिल्म पड़ोसन का सीन याद है आपको कि मास्टर जी देखिए गुंडा, आइयो बेबी गुंडा किधर, ये तो भोला है। पहली बार मैंने वृंदावन गार्डन को उसी फिल्म में देखा था भाई साहब। और मैसूर अगर आप आए हैं और शाम को 5:30 बजे हम वृंदावन गार्डन ना आए, ऐसा कैसे हो सकता था। सारे दिन की थकान यहाँ आकर इन पत्तों के बीच, इस हरियाली के बीच में आके बीत जाती है। शाम रही है, थोड़ा सा अच्छा टाइम बिताया जाए, थोड़ा टहला जाए, कुदरत के नज़ारे लिए जाए। वृंदावन गार्डन घूमने के बाद हमने कहा कि आपको एक ऐसी चीज़ खिलाते हैं जिसके लिए मैसूर जाना चाहता है। उस चीज़ का नाम है मैसूर पाक। अब मैसूर पाक दो तरह का होता है, एक ये बहुत घी से लबरेज, एकदम घी मुंह में आ जाए इतना मुलायम, और ये थोड़ा सा हार्ड होता है दूसरे तरीके का, जो लगता है कि किसी चट्टान की तरह है। दोनों का अलग स्वाद होता है। लेकिन हम ऐसे ट्रे में लेके जो खड़े हैं और आपसे इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, नटराज जी मेरे साथ हैं। मैसूर पाक का आविष्कार, इसकी खोज, इसका बनाना सबसे पहले इन्हीं के परदादा ने किया था। ये मिठाई इस परिवार ने इस देश को, इस दुनिया को दी थी। So, नटराज जी, व्हाट्स द स्टोरी? हाउ डिड दिस कम टू बिकम द ग्रेटेस्ट स्वीट इन द वर्ल्ड? Great grandfather was a chef and that call it as a nalapaka. Nalapaka means it's in a chef. Nowadays they call it as a chef. That my great grandfather was prepared a food for Maharaja Jai Chamarajadam Vadayar, and now they are youngest Maharaja also. On that day they have prepared sweets and food, everything. So many things I have given for Maharaja. Why should I ask something special? On that day is prepared. Suddenly they are prepared sweets. Suddenly in the front of kitchen, sugar, gram flour, turmeric and ghee is available. On that day suddenly prepared sweets. And suddenly he has given, within 10-20 minutes, he has given sweets for Maharaja. He tasted Mysore pak. तो कुल मिला के कहानी ये है कि इनके परदादा जो थे, व्हाट वाज हिज नेम? Kakasura Madhava. काकासुरा माधप्पा इनके परदादा थे। वो राजा के यहाँ पे शेफ थे, कुक थे, उसको नालापाक बोला जाता था। एक दिन राजा ने कहा कि भाई कुछ अच्छा मिठाई खिलाओ, तो उन्होंने देखा कि बेसन है, घी है, चीनी है, उन्होंने सब मिला दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी, और उस तरह से ये एक मिठाई बन के तैयार हुई। और चूँकि वो मैसूर पहले से बन के तैयार हुई थी, आज से करीब 85 साल पहले, 1935 के आसपास, तो इसका नाम मैसूर पाक पड़ गया है। तो अगर आप मैसूर आए तो मैसूर पाक लेने के लिए गुरु स्वीट मार्ट ज़रूर आएँ। गुरु स्वीट मार्ट आज ये 3री-5वीं पीढ़ी है जो चला रही है, और यहाँ पे कभी भी भीड़ खत्म नहीं होती है इस मैसूर पाक के लिए। हमारी किस्मत अच्छी थी, हमने यहाँ साइड विंडो से लेके खाना शुरू कर दिया है। बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू सो मच। Yes, sir. तो इस तरह मैसूर में भी हमारा एक दिन का सफ़र खत्म हुआ। लेकिन चूंकि चलना ही जीवन है, तो हम और आप चलेंगे एक नए दिन, एक नए शहर में।